प्यारे विद्यार्थियों, उत्थान एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने पिछले पिछले वीडियो पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र और उसके बाद में आपको पढ़ना था संधि। लेकिन संधि से पढ़ने से पहले थोड़े सा अपना उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं, तो संधि हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। तो देखिए, उच्चारण स्थानानी, उच्चारण स्थानानी। संस्कृत में उच्चारण स्थान 8 है। उच्चारण स्थानानी संख्या अष्टौ संति, मतलब उच्चारण स्थान 8 है। अब कक्षा 10वीं में जो उच्चारण स्थान है उन्हीं का अपन यहाँ उल्लेख करेंगे। नंबर 1, अकुहा, विसर, जनिया नाम, कंठ। मतलब उच्चारण स्थान कक्षा 9वीं में थे, लेकिन संधि पढ़ने से पहले अपन एक बार इन पर दृष्टि डालें तो अपन संधि आराम से पढ़ सकते हैं। अकुह, विसर्जन्य नाम, कंठ। अब ये सूत्र कहता है कि अ, आ, क वर्ग, क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं जो अपने पढ़े थे पहले। क, ख, ग, घ और अंग। अंग तथा हकार। हकार का मतलब होगा ह। हकार का मतलब होगा ह। तथा विसर्ग, जिसका चिन्ह ऐसा होता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है। मतलब ये होगा कि एक तो आ, क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। हकार मतलब अ से हल, हकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान या उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। और इनको कंठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ्य वर्ण कहते हैं। अगला आता है नंबर 2। नंबर 2, इच्चुय सानाम तालु। इच्चुय सानाम तालु। मतलब ये होगा ई, बड़ी ई, च वर्ग। च वर्ग में हमने पढ़े थे च, छ, ज, झ, ञ, कोमा यकार। यकार का यहां मतलब होगा य। यकार का मतलब क्या होगा? य। तथा सकार। ध्यान दें, सकार मतलब जो अपन पहले बोलते शंकर वाला स, अब इसका नाम तालव्य सकार है। ध्यान दें इस बात का। ये हमारे काम की बात है, क्योंकि आगे संधि पड़ जाएगा। संधि आगे सचता हो, उसमें इस तालव्य स को अपन काम में लेंगे। तो इस स का नाम होगा तालव्य। सकार का उच्चारण तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से। तथा इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। इच्चु सनाम तालु, ई, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, यकार य, सकार स का उच्चारण तालु से होता है और इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। अब अपे देखते हैं, अगला आता है नंबर 3।
ऋटुर साणाम मूर्धा। ऋटुर साणाम मूर्धा। ध्यान से सुने। री अपने कल पढ़ा था, री और बड़ी री। ट वर्ग, ट वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। रे फ। संस्कृत में र को किसको, र को रेफ कहते हैं। तथा सकार, स का र, जो अपन पहले बोलते हैं षटकोण वाला स, अब इस स का नाम मूर्धन्य सकार होगा। का उच्चारण, उच्चारण मूर्धा से होता है। और इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मतलब ये होगा कि ऋटुर सणा मूर्धा। अब मूर्धा क्या होगा, जहां हमारे दांत लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, दांत, जिसको इंग्लिश में एनामिल बोलते हैं। शरीर का सबसे कठोर अंग है वो है एनामिल। उसको संस्कृत में या हिंदी में बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा से होता है री, बड़ी री, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, रेफ। रेफ का मतलब र होगा। तथा सकार का उच्चारण मूर्धा से होता है। और इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जो ये स है, इस स का नाम आप अच्छी तरह से याद रखें, मूर्धन्य सकार। कौन सा सकार, मूर्धन्य सकार। आगे आता है नंबर 4, लरी तुलसा नाम दंता। सूत्र का नाम क्या है, लरी तुलसा नाम दंता। ध्यान से देखें, इसमें एक स्वर है द्रि, जो अपन ने पढ़ा था प्रत्याहारों में, माहेश्वर सूत्रों में। द्रि, द्रि स्वर है। द्रि, त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध और न। लकार, लकार, यहां लकार का मतलब होगा ल। लकार का मतलब क्या होगा, ल। तथा सकार। ध्यान दें, जो अपन आज से पहले सड़क वाला स बोलते थे या सफेद वाला स, उस स का नाम यहाँ तालव्य स होगा। सकार का उच्चारण स्थान या उच्चारण दंत, अर्थात दांतों से होता है। कहां से होता है, दांतों से। एक बार फिर सुन लीजिए, दृ तुलसा नाम दंता। दृ त वर्ग त, थ, द, ध, न। लकार मतलब ल, सकार मतलब स का उच्चारण स्थान दंत अर्थात दांतों से होता है। अगला आता है सूत्र क्रमांक 5, उपु पद्मानिया नाम नाम ओष्ठौ। मतलब ये होगा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तथा एक ऐसे चिन्ह आते हैं प और फ का उच्चारण
दोनों होठों के, दोनों होठों के मिलने से होता है, दोनों होठों के मिलने से होता है। इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। देखिए, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, प वर्ग प फ ब भ म, उल्टे सीधे प और उल्टे सीधे फ, मतलब ये निशान है का उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है। इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, मतलब ये होगा, होठ को संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा गया है। आगे देखिए, नंबर 6 आता है य, म, अंग, ण, ना, ना, म, नासिका, च। इस सूत्र को ध्यान से समझना है। यहाँ वर्गों के पंचम वर्ण जो अपने पढ़ा था पहले वीडियो में, माहेश्वर सूत्रों में, कि ञ, म, अंग, ण, न, ये पांचों वर्गों के अंतिम पंचम वर्ण है। ये कह रहा है कि ञ, म, अंग, ण, न, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है। देखिए मित्रों, यहाँ नासिका का अर्थ होगा नाक। नासिका शब्द है जो संस्कृत का है, इसका हिंदी अर्थ होगा नाक। य, म, अंग, ण, न, इन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है। देखिए यहाँ एक और लिखा हुआ च, यहाँ च बात एक और कहता है कि अपने अपने, अपने अपने वर्गों के अनुसार, अपने अपने वर्गों के अनुसार भी उच्चारण होगा। अब यहाँ समझने की बात यह है, जैसे मान लीजिए हमने लिया ञ, तो इसका उच्चारण नाक से होगा, प्लस अपने वर्ग के अनुसार। अब ये ञ है, च वर्ग का है, और च वर्ग का उच्चारण होता है तालु से। कहाँ से होता है? तालु से। तो इसका उच्चारण नाक से भी होगा और तालु से भी होगा। आगे लिखा है म, म का उच्चारण ओष्ठौ, मतलब होठों से भी होगा, और नाक, नाक से भी। अगला आता है अंग, इनका नाक से भी होगा और कंठ से भी होगा, क्योंकि जो प है ये, सॉरी, ये म है ये प वर्ग का है, और अंग है ये क वर्ग का है। क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, और इसलिए ङ का एक बार नाक से होगा और इसका विकल्प है और कंठ से। आगे आता है ण, ण का उच्चारण नाक से, और अपना वर्ग है वो है ट, और ट वर्ग का उच्चारण उच्चारण होता है मूर्धा से। कहां से होगा? मूर्धा से। आगे आता है न, न का उच्चारण नाक से होगा, और अपने वर्ग जो त है उसका होता है दंता से, दांतों से। कुल मिला के बात यह है, जो ये वर्गों के पंचम वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान दो जगह से होता है। एक तो अपने अपने वर्गों के अनुसार, और एक नाक से होता है, और इनको नासिकीय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिकीय वर्ण कहते हैं। चलते हैं आगे। सूत्र नंबर 7,
ए दैतो कंठ तालु, मतलब ये होगा इस सूत्र का ए ऐ, इन दोनों वर्णों का, इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु के मिलने से होता है। इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इन्हें कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। दो वर्ण है ए और ऐ, इनका उच्चारण दोनों के मिलने से अर्थात कंठ और तालु के मिलने से होता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। यहाँ सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है ए दैतो कंठ तालु, ए ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। अगला आता है ओ दौत्वः ओ दौत्वः कंठोष्ठम, कंठोष्ठम मतलब ये होगा ओ और औ, इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठों के मिलने से होता है। देखिए ओ और औ, इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठों के मिलने से होता है। इन्हें कंठोष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य वर्ण। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ मतलब होठों के मिलने से भी होता है। इन्हें कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अगला आता है वकारस्य दंतोष्ठम। एक ही अक्षर है वकार, वकार का मतलब होगा व का उच्चारण उच्चारण दांतों और ओष्ठ के मिलने से होता है। इन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। एक ही अक्षर है वकार, इनका उच्चारण दांतों और होठों के मिलने से होते हैं और इन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। चलते हैं आगे। नंबर 10 जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम जिह्वा मूली यस्य, जिह्वा मूलम जिह्वा मूलस्य मतलब ये होगा जिह्वा का मूल भाग क और ख, ये इन दोनों से जो चयन है, इन दोनों का उच्चारण का उच्चारण जीवा के मूल भाग से होता है। कहाँ से होता है? जीवा के मूल भाग से। क ऐसा निशान है, ख ऐसा निशान है,
इनका उच्चारण स्थान जीवा के मूल भाग से होता है। अंतिम सूत्र आता है अनुस्वार से नासिका। मतलब ये होगा अनुस्वार, तो अनुस्वार है जिसका चिह्न इस प्रकार आता है। अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर आता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के ऊपर ही होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। नाक से होता है। तो आपने पहले पढ़ा था सूत्र क्रमांक छठा, ञ म ङ ण नाम नासिका च। उसका भी ये मिलजुल रूप है, क्योंकि जो पंचम वर्ण है वे ही अनुस्वार बनते हैं, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। ये तो थे हमारे उच्चारण स्थान। क्या थे? उच्चारण स्थान। अब हम पढ़ेंगे कि संधि। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10वीं में संधि। संधि। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं में जो संधि से संबंधित प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा प्रश्न क्रमांक 12वां और 13वां। दो प्रश्न आएंगे और इनके जो अंक होंगे, दो 12वें के और दो 13वें के, कुल मिलाकर के 4 नंबर की संधि है, वो कक्षा 10वीं के कोर्स में है। कितने नंबर की संधि है? 4 नंबर की। कितने प्रश्न आएंगे? दो। कौन कौन से? 12वां और 13वां। अब अपन संधि समझते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे संधि शब्द का संधि विच्छेद। देखिए, जो संधि शब्द है इसका विच्छेद। तो संधि शब्द है, इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, ये 3 शब्द मिलेंगे। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय मिलेंगे तो शब्द बनेगा संधि। क्या बनेगा? संधि। संधि को अपन न भी लिख सकते हैं, ऊपर अनुस्वार भी लिख सकते हैं। यहाँ इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, स मतलब ऐसा कर लेते हैं जो गलत है, क्योंकि ये अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखें। हाँ, ये तो होगा संधि शब्द का संधि विच्छेद। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय। मैं एक चीज को 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे और उस बात का ध्यान भी रखेंगे। आगे चलते हैं इसकी परिभाषा। जब दोनों वर्णों, वर्णों का मतलब होगा अक्षरों या आखरों, दोनों वर्णों के मिलने पर या जुड़ने पर जो विकार, यहां विकार का अर्थ होगा बदलाव। विकार उत्पन्न होता है अर्थात बदलाव होता है, उस विकार को ही संधि कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुने कि जब दोनों वर्णों मतलब अक्षरों या आखरों के मिलने पर जो विकार अर्थात बदलाव होता है, उस विकार को ही संधि कहते हैं। वैसे शाब्दिक दृष्टि से देखें
तो संधि का अर्थ है मिलना या जुड़ना। विकार का अर्थ होगा बदलाव या परिवर्तन। अब आगे आप देखेंगे कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो संस्कृत में संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, और स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, क्योंकि स्वरों को अच भी कहते हैं। नंबर 2 आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम है हल। संस्कृत में व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 13। और नंबर 3 संधि आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। एक बार फिर देखिए, संस्कृत में संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, और नंबर 3 होता है विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि थी, ये थी कक्षा 9वीं में। किसमें थी? कक्षा 9वीं में। कक्षा 10वीं में व्यंजन और विसर्ग दोनों संधि है, जो अपन दोनों ही संधि पढ़ेंगे। दोनों ही संधि 4 नंबर की है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। यहां समझने की बात यह है, यहाँ व्यंजन है, जो अनुस्वार है, इसको य बनाए। क्या बनाए? य। कुछ बच्चे क्या करें, सोचते हैं कि यह अनुस्वार क्या बनेगा, या य बनाए, क्योंकि य के बाद में क्या लिखा हुआ है? ज। अब इसके बाद पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा से पहले मैं समझा दूं, संस्कृत में हमेशा 2 स्वर सॉरी, संधि में हमेशा 2 स्वर मिलते हैं, और स्वरों में होते हैं जो पद वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में व्यंजन हो, तथा दूसरे पद, यहां पद का मतलब होगा शब्द। इस बात का ध्यान रखें, पद का अर्थ होगा शब्द। दूसरे पद के शुरू में स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा को रिपीट करिए। देखिए, यह लिखा है पहले पद के अंत में। पहला पद मतलब, जैसे मान लीजिए यह लिखा हुआ शब्द लिखा हुआ है तिक, तो ये पहला शब्द हो गया, ये पहला पद हो गया। पहले पद के अंत में व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन। ये पहला पद है या शब्द है, इसका अंत या हो रहा है क पर, तो क क्या है? व्यंजन हो। तथा दूसरे पद के शुरू में स्वर या व्यंजन कोई भी हो,
इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर हो चाहे व्यंजन हो। मान लीजिए लिख दिया आपने गज, गज। यहाँ ग व्यंजन है, अगर यह स्वर होता तो भी विसर्ग संधि होती। सॉरी, यहाँ अगर व्यंजन होता तो भी व्यंजन संधि होती, अगर स्वर होता तो भी व्यंजन संधि होती। शुरू में स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब अपन कहा था विकार मतलब बदलाव, देखिए यहाँ क है और यहाँ ग, यहाँ एक संधि होगी जस्तव। मान लीजिए इस हो गया, क को ग होगा, ग आगे पूरा है, पूरा लिख दो, और दिग्गज, ये हो गया यहाँ बदलाव मतलब विकार हो गया, और विकार को क्या बोलते हैं? संधि। ये तो हो गई व्यंजन संधि की परिभाषा। अब व्यंजन संधि में नंबर एक संधि आती है, व्यंजन संधि में नंबर एक संधि आती है, उसका नाम है सचुतव। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें और ध्यान से चीज समझोगे तो आपके संधि में एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होगी। सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। सचुतव संधि, संधि का नाम क्या है? सचुतव, सादा चू तादा व, सचुतव संधि। और इसका सूत्र है वो है, इसका सूत्र है वो है इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु। अब विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दें। इस्तो सचुना सचु, यहाँ अपन जो उच्चारण स्थान पढ़े थे वो यहाँ काम आएंगे। देखिए अब इसकी अपन पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। ये करा इस क्या है कि पहले पद के दंते सकार, मतलब इस की बात हो रही है, दंते सकार या त वर्ग, जिसमें अक्षर आते हैं त, थ, द, ध और न। न के पहले या बाद में तालव्य सकार, मतलब इस की बात हो रही है, तथा च वर्ग, च, छ, ज, झ और ञ हो तो। हो तो दंते सकार, तालव्य सकार में तथा त वर्ग। अब आप समझ गए होंगे कि त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। त वर्ग कर्मशः च वर्ग में बदल जाता है। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं कि दंते सकार स या त वर्ग त थ द ध न के पहले या बाद में तालव्य सकार स तथा च वर्ग च छ ज झ ञ हो तो दंते सकार तालव्य सकार में तथा त वर्ग कर्मशः च वर्ग में बदल जाता है। ध्यान रखिए ये बात है, दंते सकार और च वर्ग के पहले या बाद में भी आ सकता है,
दंते सकार और स वर्ग। देखिए अपन इसको यहाँ एक बनाते हैं डायग्राम। थ या त वर्ग। अब आपको पता है त वर्ग में कौन-कौन अक्षर आते हैं? फिर भी त, थ, द, ध, न। ये निशान पहले का है, बाद में थ या च वर्ग। द, थ, ज, झ और ञ। अब देखिए दंते सकार या त वर्ग के पहले या बाद में तालव्य सकार आने पर क्या आने पर? तालव्य सकार या त वर्ग के पहले या बाद में च वर्ग में से कोई भी अक्षर आने पर जो दंते सकार है वो तालव्य सकार में, और जो त वर्ग है वह कर्मशः, ध्यान रखें इस बात का, कर्मशः, कर्मश का अर्थ होगा कर्म से। जो ये स वर्ग है वो कर्मशः च वर्ग में बदल जाता है। मान लीजिए यहाँ स है और आगे च वर्ग है। अगर च में पहला अक्षर है च तो इसका होना चाहिए थ, या इसका थ है तो इसका भी होना चाहिए छ। कर्म के अनुसार इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण। हाँ, ये उदाहरण सचुतो संधि के उदाहरण किसके हैं? सचुतो संधि के, जो अपने अभी पढ़े थे। क्या मामला था देख रहे हैं, मैं लिख देता हूं या फिर भी स और त वर्ग। ध्यान रखें इस बात का, एक बार फिर मैं यह समझा रहा हूं। तालव्य स और त वर्ग ऐसी स्थिति हो तो ये स है, इस स में बदल जाएगा। जो त वर्ग है वो कर्मशः च वर्ग में बदल जाएगा। और यहाँ कर्मश शब्द है वो आप अच्छी तरह से याद रखें। अब देखिए सत धन चित क्या लिखा हुआ है? सत धन चित, सत धन चित। अब पहले पद के अंत में क्या लिखा है? त। दूसरे पद के शुरू में क्या लिखा है? च। और मैंने कहा था कि च वर्ग में से कोई अक्षर हो या तालव्य स हो तो जो त वर्ग है वह च वर्ग में बदल जाता है। देखिए यहाँ जो त है वो बदलेगा च में, क्योंकि जो त है वो प्रथम वर्ण है और च वर्ग का च है वो भी प्रथम वर्ण है। तो यहाँ स, यहाँ देखिए ध्यान से, त आधा है तो च भी आधा होगा, और आगे लिखा चित्त तो इस साथ मिल जाएगा और बन जाएगा सचित। क्या बन जाएगा? सचित। एक बार फिर मैं समझाता हूं। देखिए इस उदाहरण को, पहले पद के अंत में त लिखा हुआ है, दूसरे पद के शुरू लिखा हुआ है च, ठीक है ना? तो यहाँ संधि होगी सचतो संधि, इसलिए बन गया सचित। यहाँ लिखा है रामस धन चुनौती। क्या लिखा है? रामस धन चुनौती। तो देखिए ऊपर स लिखा है, इसके पहले या बाद में या तो तालव्य स हो या च वर्ग में से कोई भी अक्षर हो तो जो दंत्य स है वो तालव्य स में बदल जाता है। और क्या हो जाएगा? रा म, या स आधा है तो वो भी स आधा होगा और बन जाएगा चिनौती, रामस चिनौती। आगे लिखा है हरीश धन सेते। क्या लिखा है? हरीश धन सेते। तो यहाँ जो दंत्य स है वो तालव्य स में बदलेगा, हरीश सेते, हरीश शयन करते हैं। आगे लिखा है सार्गिन धन जय। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ ज बदलेगा या न बदलेगा। ये पक्का विश्वास रखना, यहाँ जो स और च वर्ग है ये कभी नहीं बदलेंगे। केवल दंत्य स और त वर्ग है वो ही बदलेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ ट्रिक, समझाता हूँ। जो दंत्य सकार है और त वर्ग है यह कमजोर है। क्या है? कमजोर। लेकिन जो आगे बढ़ रहा है तालव्य स और च वर्ग यह है मजबूत, शक्तिशाली है। और ये तालव्य स और च वर्ग कहते हैं कि हम दंत्य स को और त वर्ग को साथ में
नहीं रखेंगे, उसको यहाँ से हटेंगे और वहाँ हम खुद बैठेंगे। अब तो बेचारा ये स हट जाएगा, कौन सा स? दंते स हटेगा और तालव्य स बैठ जाएगा। अब आगे लिखा है कार गिनना। अब जो न है ये आता है त वर्ग में, तो त वर्ग कमजोर है, यहाँ से हट जाएगा। इस जगह च वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो आ जाएगा और बन जाएगा सार कार गिना। सार गिन जय। आगे लिखा रामस्तन च, यहाँ दंते स है, आगे यहाँ दंते स है और आगे है च, तो दंते स बनेगा तालव्य स में रामस च। आगे लिखा है स और आगे बढ़ा है च, दंते स है, तालव्य स मिलेगा और बन जाएगा कश्चित। आगे लिखा है उद्धन ज्वल। इस उदाहरण को आप सही ढंग से पढ़ लें। यह उदाहरण कई परीक्षाओं में भी आता है। उद्धन ज्वल। अब यहाँ आपको यह देखना है कि यहाँ द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द। द है वो आता है त वर्ग में। किस में आता है? त वर्ग में। आगे बैठा है ज। ज आता है च वर्ग में। च वर्ग क्या है? मजबूत है। तो यह च वर्ग कहता है कि मैं त वर्ग को साथ में नहीं रखूंगा। तब यहाँ द हट जाएगा। द है त वर्ग का तीसरा वर्ण, तो च वर्ग का यहाँ तीसरा वर्ण आ जाएगा उज ब ल। मैं और स्पष्ट कर देता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, संधि सही करते हैं, दिमाग में सही होता है, लिखते समय क्या करते हैं, वे ऐसे कर देते हैं और वो है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ ज पहले से ही आधा है। पहले से क्या है? आधा है। ये लिखते समय इस ज को पूरा कर देते हैं, इसलिए ऐसा कतई नहीं करें। ध्यान से लिखें। ये द आधा है तो ये ज आधा, और ये ज पहले से ही आधा है तो इसको आधा ही रखें। आगे लिखा है सत चरित्रम। अब आप समझ गए होंगे, त है वो च मिलेगा। विपद धन जालम। द है ज मिलेगा। विप ज विपद जालम। यहाँ त है, च मिलेगा क्योंकि आगे बेटा है च वर्ग का छ, और हो जाएगा छात्र। अंतिम उदाहरण लिखा हुआ है इसका बन जाएगा कति जी। यहाँ द हलंत किया हुआ है तो यहाँ द को ज होगा और यह कति जनाह, मतलब कुछ लोग। यहाँ द है वो ज में बदला है। ये तो थे आपके दोस्तों संधि के उदाहरण। इसके सिवाय दो चार उदाहरण आपके और किताब में आएंगे। जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट कर देंगे। इसमें आपको प्रेशर होने की या टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आगे आती है नंबर 2, कटुतव संधि। क्या आती है? कटुतव संधि। कटुतव संधि का सूत्र है कटुना सटु। इस बात को ध्यान से समझें। यहाँ सटुना सटु कुछ इसको इष्टुना इष्टु भी बोलते हैं, वो भी सही है। लेकिन ध्यान इस बात रखना है, यहाँ स है वह मूर्धन्य स है। स कौन सा है? मूर्धन्य। अब पढ़ते हैं इससे पहले परिभाषा। दंत्य सकार जो ये स है, या क वर्ग जो क ख द ध न, ये है के
पहले या बाद में, पहले या बाद में, मूर्धन्य सकार या ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण हो तो दंते सकार, दंते सकार मूर्धन्य सकार में, मूर्धन्य सकार में तथा त वर्ग कर्मशः च वर्ग में बदल जाता है। एक बार फिर ऐसा अपन इस परिभाषा को समझते हैं कि दंते सकार या त वर्ग त थ द ध न के पहले या बाद में मूर्धन्य सकार स या ट वर्ग ट ठ ड ढ ण हो तो दंते सकार मूर्धन्य सकार में तथा त वर्ग कर्मशः च वर्ग में बदल जाते हैं। अपन एक बार इसे समझते हैं। ऐसा स और त वर्ग ये निशान है क्या का के पहले या बाद में मूर्धन्य सकार और ट वर्ग हो तो दंते स है ये मूर्धन्य सकार बदलेगा। जो त वर्ग है वो कर्मशः, ध्यान रखें इस बात का, कर्मश का कर्मशः ट वर्ग में बदल जाता है। किसमें बदलेगा? ट वर्ग में बदल जाता है। अब देखते इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है तत् प्लस टीका, क्या लिखा है? तत् धन टीका। अब आपको ये देखना है यहाँ लिखा हुआ है त, क्या लिखा हुआ है? त। अब जो त है त वर्ग वो ट वर्ग में बदलेगा। एक मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ त त वर्ग पहले या बाद में मूर्धन्य स या ट वर्ग, ये स है इस स बनेगा और जो त वर्ग है वो कर्मशः ट वर्ग में बदल जाएगा। कर्मश शब्द मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि त वर्ग का पहला अक्षर त है तो ट वर्ग का पहला अक्षर ट है। ये कर्म के अनुसार होना चाहिए। यहाँ त लिखा है, अब त बनेगा ट में, किस में बनेगा? त में। यहाँ तो आधा है तो ट भी आधा होगा और बन जाएगा तट्टिका। क्या बन जाएगा? तट्टिका। रामस दंत षष्ठ है, यहाँ दंते स है, आगे बैठा है मूर्धन्य स, इसलिए दंते स हट जाएगा। अब आप सोचोगे कि हमेशा दंते स और त वर्ग क्यों बदलते हैं? इसका कारण है जो होता है कमजोर वो हमेशा हर कक्षा में मार खाता है, इसलिए ये स और त वर्ग हटते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप कमजोर नहीं बने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और पढ़ाई करें। अब अगर एक बार रामस षष्ठ तो ये राम जो दंते स है ये इस स बन जाएगा और आगे लिखा षष्ठ रामस षष्ठ, आगे लिखा पेष्टा। अब यहाँ ये स है ये नहीं बदलेगा क्योंकि मूल स है, आगे लिखा है त ये बदलेगा। पेश धन टा क्या बन जाएगा? पेश धन टा, पीसने वाला। चक्रिन धन ढोक से ये न आता है त वर्ग में, आगे है ट वर्ग तो ट वर्ग के कारण न बदल जाएगा ण में, बन जाएगा चक्रेण ढोक से। आगे लिखा है उड्डयनम, यहाँ द त वर्ग का है, त वर्ग हट जाएगा और यहाँ आएगा ट वर्ग का अक्षर, तो यहाँ द आधा है तो ड आधा, आगे ड पूरा है, उड्डयनम, उड्डयनम। राष्ट्रम, इस बात को ध्यान से रखें, यहाँ राष्ट्रम लिखा हुआ है,
या जो त्र है, क्या है? त्र है, ये त्र अक्षर जो संयुक्त वर्ण है, ये एक तो बना है त प्लस र से, बना है त प्लस र से बराबर त्र बना है। तो देखिए यहाँ त पहले है, पहले क्या है? त, त पहले है, तो त बदलेगा, किस में बदलेगा? ट में, तो बन जाएगा राष्ट्रम या राष्ट्रम, राष्ट्रम क्या हो जाएगा? राष्ट्रम में ट आधा है, र पूरा है। आगे लिखा इस दंड त, यहाँ त बोलेगा ट में और बन जाएगा इष्ट। क्या बन जाएगा? इष्ट। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज दो ही संधि पढ़ी है। कारण क्या हुआ? जो उच्चारण स्थान थे वो अपने साथ में पढ़े थे, क्योंकि कक्षा 9 में उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था, लेकिन एक बार मैंने फिर यहाँ तरोताजा करने के लिए पढ़ा दिए। अब कल से रेगुलर अपन अगले वीडियो में संधि पढ़ेंगे, और कल आप वीडियो का इंतजार करें और इसको एक बार रिपीट जरूर करें। और जो आप पढ़ रहे हो यूट्यूब, इसको आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय सरस्वती, वंदे सरस्वती।